Welcome to all engineers. Let's start today's concept. Before starting, please subscribe my channel for more updates. नमस्कार और स्वागत है। आज हम उस अनदेखी ताकत की बात करेंगे जो हमारे शहरों को असल में शक्ल देती है। एक ऐसी ताकत जो आप कह सकते हैं स्टील और कंक्रीट से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। कभी सोचा इस बारे में कि एक विशाल पुल या कोई आसमान छूती इमारत असल में क्या चीज है जो उसे थामे रखती है? जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। हर बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बुनियाद में एक कानूनी दस्तावेज होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट और गारे पर नहीं खड़ा होता। उसकी असली नींव होती है एक मजबूत कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा। और इसी नींव को, इसी रीढ़ की हड्डी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आखिर है क्या भला? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक पूरा सिस्टम है, एक प्रोसेस जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की प्लानिंग से लेकर उसे बनाने, लागू करने और आखिर में बंद करने तक सब कुछ शामिल है। और इसका मकसद बस इतना है कि प्रोजेक्ट अपने सारे गोल पूरे करे, मतलब स्कोप, टाइम, पैसा और क्वालिटी सब कुछ जैसा तय हुआ था वैसा ही हो। तो फिर ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? कई कारण हैं। सबसे पहले तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगा होता है। फिर इसमें कई लोग शामिल होते हैं, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, सबके अपने अपने हित होते हैं। प्रोजेक्ट्स भी कोई 2-4 दिन के तो होते नहीं, सालों साल चलते हैं। और हाँ, टेक्निकल अनसर्टेनिटीज भी होती हैं, मतलब काम के बीच में कब कौन सी नई चुनौती आ जाए कुछ कह नहीं सकते। जरा सी भी चूक हुई नहीं कि देरी और बजट का आसमान छूना तय है। इसीलिए एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अब जैसे एक इंजीनियर किसी भी काम के लिए सही ब्लूप्रिंट चुनता है ना, ठीक वैसे ही हर प्रोजेक्ट के लिए सही तरह का कॉन्ट्रैक्ट चुनना भी बहुत जरूरी होता है। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा चलन में हैं। पहला है लंप सम। ये तब काम आता है जब प्रोजेक्ट का पूरा स्कोप पहले से एकदम साफ साफ पता हो। इसमें एक फिक्स्ड कीमत तय हो जाती है, तो ज्यादातर रिस्क ठेकेदार का होता है। दूसरा है आइटम रेट। इसमें काम की मात्रा के हिसाब से पेमेंट होती है, मतलब जितना काम उतना पैसा। तो अगर काम बढ़ता है तो बिल भी बढ़ेगा, इसलिए इसमें रिस्क क्लाइंट या मालिक पर ज्यादा होता है। और तीसरा कॉस्ट प्लस। ये तब इस्तेमाल होता है जब प्रोजेक्ट का स्कोप बिल्कुल भी तय ना हो। इसमें भी ज्यादातर रिस्क क्लाइंट ही उठाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान और स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ बने बनाए फॉर्मेट भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे FIDIC, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, या फिर भारत में CPWD और NHAI के अपने फॉर्मेट्स। इन्हें इस्तेमाल करने का फायदा यह है कि इंडस्ट्री में एक कॉमन भाषा बन जाती है, जिससे गलतफहमियों की गुंजाइश कम हो जाती है और विवाद भी कम होते हैं। ठीक है, तो सही कॉन्ट्रैक्ट चुन लिया गया। अब आगे क्या? प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ में इसे मैनेज कैसे किया जाता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का सफर मोटे तौर पर 3 बड़े पड़ावों से गुजरता है। पहला, प्री कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, जहां सारी प्लानिंग होती है। दूसरा, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, ये वो दौर है जब असल में जमीन पर काम शुरू होता है। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर, जहां सब कुछ समेटकर समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है। अब जो ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला फेज है ना, वहीं पर असली एक्शन होता है। साइट पर काम का शेड्यूल अप्रूव करना, कितना काम हुआ उसे नापना, उसके हिसाब से बिल बनाना, अगर काम के स्कोप में कोई बदलाव आता है तो उसे मैनेज करना, और सबसे जरूरी, काम की क्वालिटी पे नजर रखना। ये सब कुछ इसी स्टेज में होता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बिना चुनौतियों के पूरा नहीं होता। और एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वही है जो इन मुश्किलों का पहले से अंदाजा लगा ले और उनसे निपटने का एक साफ रास्ता भी दिखाए। अब ये जोखिम किस तरह के हो सकते हैं? काम में देरी होना तो बहुत आम बात है। लागत का बढ़ जाना, डिज़ाइन में कुछ गलतियां निकल आना, या फिर मटेरियल जैसे कि स्टील, सीमेंट, इनके दाम अचानक बढ़ जाना। और कभी कभी तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जिन पर किसी का बस नहीं चलता, जैसे कोई बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया। तो यहाँ पर एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा रोल सामने आता है। वो पहले से ही साफ साफ लिख देता है कि किस जोखिम की जिम्मेदारी किसकी होगी। और यकीन मानिए, यही एक चीज़ ज़्यादातर विवादों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। और मान लीजिए इसके बावजूद कोई विवाद खड़ा हो ही गया, तो उसे सुलझाने के लिए भी एक तयशुदा रास्ता होता है। सबसे पहले इंजीनियर अपना फैसला देता है। अगर बात वहां नहीं बनी तो एक इंडिपेंडेंट पैनल, जिसे डिस्प्यूट रिव्यू बोर्ड कहते हैं, वो अपनी राय देता है। और अगर वहां भी हल नहीं निकला तो मामला आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता में जाता है,
जो कोर्ट के बाहर एक कानूनी समाधान है। चलिए अब इस सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर चलते हैं, प्रोजेक्ट को पूरा करना। इसे एक तरह की फाइनल चेकलिस्ट समझिए। सबसे पहले पूरे काम का आखिरी बार नाप जोख होता है, फिर फाइनल बिल तैयार किया जाता है, इसके बाद एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी होता है, फिर आता है डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड, जिसमें कुछ समय तक कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी खराबी को ठीक करना होता है, और जब ये सब हो जाता है तब जाकर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी रिलीज की जाती है। और ये एक बात इस पूरी चर्चा का सार है कि आज के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में एक असरदार कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है जितना कि टेक्निकल डिजाइन और उसे बनाना। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अगली बार जब आप किसी नई चमचमाती गगनचुंबी इमारत को देखें या किसी नए पुल से गुजरें, तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर कि इसकी मजबूती सिर्फ इसके कंक्रीट में है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में भी जो इसकी असली नींव है।